Good morning, dear students. The next topic is consumers equilibrium. Now, what is equilibrium? This term is frequently used in economic analysis. Equilibrium का मतलब state of rest or position or of no change. जब हम किसी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते, रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं. इट रेफर्स टू अ पोजीशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम बेनिफिट, यानी आपको उस पोजीशन पे आके मैक्सिमम फ़ायदा मिलने लगा है, मैक्सिमम गेन होने लगा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं. एंड अ कंज्यूमर इज़ सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर तब बैलेंस में होता है व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, जब वो अपना कंजम्पशन का लेवल चेंज नहीं करना चाहता, और व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या एक कंज्यूमर को जब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो तो वो स्टेज उसके लिए इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है. So it refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. कंज्यूमर की वो सिचुएशन जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी लिमिटेड इनकम से, और वो इस सिचुएशन को, अपने इस एग्जिस्टिंग खर्चे को चेंज नहीं करना चाहता. द कंज्यूमर हैज़ टू पे अ प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी. कंज्यूमर को हर कमोडिटी के हर यूनिट का प्राइस पे करना पड़ता है. आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके लिए एक प्राइस पे करते हो. सो ही कैन नॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी. क्योंकि हमें इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है तो हम अनलिमिटेड तो ख़रीद नहीं सकते. अभी हमने लॉ ऑफ DMU पढ़ा पिछले प्रीवियस वीडियो में. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं तो उससे हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन घटने लगता है. सो एट द सेम टाइम अब इन दोनों चीज़ों को साथ में देखिए. हिज इनकम ऑल्सो डिक्रीजेज. वो पैसा भी खर्च कर रहा है, उससे उसकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है, और फिर उसे सेटिस्फेक्शन भी ना हो. तो एक समझदार कंज्यूमर यानी रैशनल कंज्यूमर क्या बैलेंस करता है, अपने खर्चे को इस तरह से बैलेंस करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और कम से कम उसका पैसा खर्च हो. जब वो ऐसा करता है देन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन. नाउ आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देर इज़ नो फर्दर इंसेंटिव. अब कोई इंसेंटिव रहा ही नहीं कि वो इस सिचुएशन को चेंज करे. लेकिन दो सिचुएशंस आती है कंज्यूमर के सामने, दैट ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी. हम ये दो कंडीशंस डिफरेंट पढ़ेंगे कि अगर कंज्यूमर एक सिंगल चीज़ खरीदता है तब कब बैलेंस में होगा, और अगर वो दो चीज़ें खरीदता है तब कब बैलेंस में होगा. सो लेट अस सी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. ये लॉ ऑफ DMU जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने ये पढ़ा है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में कैसे करेंगे. इसको DMU की हेल्प से ही हम एक्सप्लेन करेंगे. देयरफॉर ऑल द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU के जितने भी एजम्पशंस हैं वो सारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में भी अप्लाई हो जाएंगे. अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर एक सिंगल चीज़ को ख़रीदता है, विल बी एट इक्विलिब्रियम, वो तब बैलेंस में होता है व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, जब वो क्वांटिटी खरीदे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे पता चलेंगे. कंज्यूमर जब चीज़ खरीदने जाता है वो कितनी खरीदे, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो वो पूछेगा कि उसका प्राइस कितना है, दूसरा वो ये देखेगा कि उस प्रोडक्ट से उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिलने वाला है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी अगर वो उस चीज़ को बार बार खरीदता है तो. नाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब बैलेंस्ड पॉइंट पे आने के लिए कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस विद इट्स यूटिलिटी. वो इन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करेगा कि मैं जितना प्राइस पे कर रहा हूँ क्या मुझे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो एक समझदार कंज्यूमर होने की वजह से ही विल बी एट इक्विलिब्रियम. वो तभी बैलेंस में होगा व्हेन MU इज़ इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एटलीस्ट उतना हो जितना उसने प्राइस पे किया है. अब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो होती है यूटिल्स में, बट प्राइस होता है मनी की टर्म्स में. तो हम कैसे इसको इक्वल करें, तो इसके लिए हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों के दोनों सेम यूनिट में हो. इसलिए हमें MU इन यूटिल्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मनी. उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. MU इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू
MU अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, यानी ये जो प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी है अपॉन मनी की मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, देन इट विल कम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये क्या है, MU ऑफ 1 रुपी क्या है? दिस इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एन एडिशनल रुपी इज स्पेंट ऑन अदर गुड्स। जब आप किसी अपने रुपीज़ को खर्च करते हो, अगर वही पैसा आप दूसरे गुड पे खर्च करो, तब आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। एज यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, अब यूटिलिटी तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, इसलिए कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइंस द MU ऑफ 1 रुपी। इसलिए वो कंज्यूमर खुद डिफाइन करेगा कि अगर यही पैसे मैं किसी दूसरी चीज़ पे खर्च करूँ तब मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, उससे वो कंपेयर कर लेगा। नाउ व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी? द कंडीशन इज़ MUX, यानी X एक कमोडिटी है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए, मीन्स MUX शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, ये इक्वल होना चाहिए। बट अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा। तो पहली बात, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो प्राइस से, देन कंज्यूमर इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस में नहीं है। ही गोज़ ऑन बाइंग, वो ख़रीदता चला जाएगा क्योंकि अभी उसको बेनिफिट प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है, अभी उसकी यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, कॉस्ट से ज़्यादा है बेनिफिट, इसलिए जैसे जैसे वो ज़्यादा खरीदेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ DMU में हमने पढ़ा है जब तक MU प्राइस के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि अगर प्राइस ज़्यादा हो और यूटिलिटी कम हो तब भी कंज्यूमर बैलेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो इसलिए बैलेंस्ड पोजीशन क्या है, जहाँ ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। इसको हम शेड्यूल की हेल्प से देखते हैं और ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। सी दिस इज़ द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, एक X कमोडिटी हमने लिया, 1 बाय 1 हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। देन प्राइस शुड बी सेम एट एवरी लेवल, 10 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है तो वो 10 का ही रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ DMU के हिसाब से हमेशा डिक्रीज़ होती है, सो यू हैव टू राइट एनी नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू शुड टेक 0 एंड नेगेटिव ऑल्सो। अब ये हमें फाइंड करना है MU इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इससे पहले हमने एक सपोज कर लिया, देखिए कि मान लीजिए 1 यूटिल के बराबर 1 रुपी का सेटिस्फेक्शन है सपोज, तो अब 10 रुपीज़ के बराबर 10 का होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 रुपी अगर खर्च किया है तो उससे 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन होता है, तो ये यूटिल्स को MU ऑफ मनी से डिवाइड कर देगा, वो जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, MU अपॉन MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MU ऑफ ए रुपी। तो 20 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमने 1 ही सपोज किया है तो सारे नंबर्स 1 से डिवाइड होके सेम आ जाएंगे। नाउ वी हैव टू चेक वेयर द प्राइस इज इक्वल टू MU इन टर्म्स ऑफ मनी। एट दिस पोजिशन यू सी प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो एट थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी अगर कंज्यूमर 3 चीज़ें खरीदता है तब वो बैलेंस में है। इससे पहले देखिए, इससे पहले उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है प्राइस से, देखो प्राइस 10 है बट सेटिस्फेक्शन इज़ 20, प्राइस 10 है बट सेटिस्फेक्शन इज़ 16 यूटिल्स, यहाँ उसको अभी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ आके वो बराबर हो गया। बट इसके बाद भी अगर वो ख़रीदता है देन सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइस से कम हो रहा है, इसलिए कंज्यूमर को यहाँ पे अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देना है, यहाँ पे वो बैलेंस्ड पोजीशन में है, इस एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को वो चेंज करना नहीं चाहता। We can express this in terms of graph also. This is units of a commodity, this is marginal utility. Price is throughout the same, that is why price line is horizontal and parallel to x axis. Price हर जगह 10 है and MU जो है मनी टर्म्स वाला उसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से आप डॉटेड लाइन लाएंगे तो आप वही यूनिट पाएंगे जहाँ पे MU और प्राइस बराबर है। So at third unit of commodity, consumer is in balance when he is buying a single commodity. Thank you. Have a nice day.